नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम जो है एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय ईसी मेगापास्कल में बताना है आपको। वेयर एफसी के क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब की जब आप 28 दिन तराई करके उस पर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेंथ उसकी आती है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। वो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वही नहीं कहलाती, उस स्ट्रेंथ को ऐसी स्ट्रेंथ जिसको 95% 95% जो आपके सैंपल क्या करें सेटिस्फाई करें, तो वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। तो बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता है 5000 अंडर एफ सी के, ठीक है। इसे आप कह सकते हैं IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक होता है 5700 अंडर एफ सी के, ये होता है IS 456 1978 के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग पूछा है, इसमें पहली बार 5700 वाला ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका कौन सा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा 5000 अंडर एफ सी के, ठीक। अगर 5700 वाला दिया होता तो IS कोड की बात जरूर करता, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए इरिगेशन का क्वेश्चन आ गया। हम आपको इरिगेशन पढ़ा रहे हैं ना, देखिए इस सेट में कितने इरिगेशन के क्वेश्चन आए हैं। मतलब इरिगेशन इंजीनियरिंग इस बार पिछले जो है 2017 में आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग उठाया था, इस बार जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है उठाया। तो आप देखें हर सेट में 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं और एक सब्जेक्ट से 8 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हमारे लेक्चर जो भी आ रहे हैं इरिगेशन के पढ़िए, आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ के देखिए आपको पता चल जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू इरिगेशन एफिशिएंसीज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इनटू द रूट जोन डेप्थ। वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डेप्थ, ठीक है। वाटर स्टोर्ड, ये हमने आपको इरिगेशन एफिशिएंसी वाले चैप्टर में पढ़ाया है। वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डेप्थ, बट क्या है ऑफ क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इनटू द फील्ड। मतलब फील्ड में कितना वाटर डिलीवर्ड किया गया है, वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड। तो हमने इसको अब बताया कौन सी एफिशिएंसी होती है आपकी, ये आपकी होती है एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है, ईटा ए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अगला क्या है, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है कि जितना पानी रूट जोन डेप्थ में जो है स्टोर हुआ, ठीक है, अब कितना होना चाहिए था, तो वो आपका क्या कहलाता है, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। कितना होना चाहिए था उसके रिस्पेक्ट में कितना स्टोर हुआ। अगला है वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। मेन कैनाल में हेडवर्क द्वारा रिवर से कैनाल में कितना पानी छोड़ा गया, जबकि फील्ड में कितना पानी पहुंचा, ठीक है। इन सब का रेशियो क्या कहलाता है, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। एक वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या कहलाती है आपकी, वह एफिशिएंसी जो आपका मतलब जिसमें पौधों के द्वारा बेनिफिशियली जो है वाटर यूज किया गया हो, वो और जितना आपका फील्ड में छोड़ा गया है उसका अनुपात क्या कहलाता है, वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एक्ट एज एन एक्सीलरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास एंड एन एक्सेस ऑफ व्हिच विल बी हार्मफुल। मतलब जो आप ग्लास बनाते हैं तो उसमें एक्सीलरेटर का यूज इसमें से कौन सा जो है इंग्रेडिएंट है करता है, ठीक है। तो हम जब बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज ग्लास वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब सबसे ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन उठा के दे रहा है ग्लास वाले चैप्टर से, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें। तो एक्सीलरेटर का काम जो होता है आपका सोडा करता है। सोडा क्या करता है, एक्सीलरेटर का काम करता है, ठीक। अगला है आपका, इसमें कूलेट्स दिया हुआ है, ये आपका फ्लक्स का कार्य करता है। किसका, फ्लक्स का, मतलब कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट कर देता है, ठीक। और क्या दिया है, पोटास। पोटास का काम क्या होता है, ये जो है ग्लास को फायर रेजिस्टेंट बनाता है। फायर रेजिस्टेंट क्या करता है, ग्लास को फायर रेजिस्टेंट बनाता है। एक होता है लाइम। लाइम आपका क्या करता है, जो आपकी इंपैक्ट की जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है आपकी क्या करता है, बढ़ाता है। ड्यूरेबिलिटी किसकी, ग्लास की, ठीक है। इंपार्ट ड्यूरेबिलिटी, मतलब ड्यूरेबिलिटी जो है ग्लास की बढ़ा देता है, ठीक। इससे रिलेटेड ये हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ H is the head over the crest of a rectangular where the
डिस्चार्ज वेरीज। रेक्टेंगुलर वियर का ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पहली क्लास में। जो आपका रेक्टेंगुलर वियर का डिस्चार्ज क्या होता है, 2/3 इंटू सी डी इंटू √2g इंटू एल इंटू एच की पावर 3/2। ठीक है, तो Q आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, h की पावर 3/2, यानी Q आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h की पावर 1.5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is true in the case of free holder? देखिए ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, सेट में भी देख लीजिए आप। फ्री होल्डर कौन होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वही, जैसे आपकी ये कोई प्रॉपर्टी है तो उसका जो आपका मेन ऑनर होगा, प्रॉपर्टी का जो मेन ऑनर होता है वही फ्री होल्डर कहलाता है। ठीक है, तो ए फ्री होल्डर इज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which technique of water distribution in farms is also called trickle irrigation? देखिए हम जब आपको इरिगेशन के टेक्निक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे ये क्वेश्चन जो है एई के एग्जाम में भी पूछा गया है और एई के एग्जाम से ही जेई में उठाया गया था, एसएससी जेई में। ठीक है, तो जो आपका ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिप, इसी को आप ट्रिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है इरिगेशन का लेक्चर जरूर देखिए, सारा आपका क्वेश्चन हो जाएगा उससे। ठीक है, एक होता है फ्री फ्लडिंग, इसमें पानी को फ्रीली छोड़ दिया जाता है खेत में। ठीक है, बॉर्डर बना के। स्प्रिंकलर क्या होता है, पानी को स्प्रिंकलर मतलब आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। बॉर्डर में क्या होता है, जो है बॉर्डर बनाई जाती है, लो लेवीज बनाई जाती है, उसके द्वारा जो है खेत में पानी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें फ्लो का कंट्रोल थोड़ा बहुत होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप डिटेल में टेक्निक ऑफ इरिगेशन जानना चाहते हैं, हमारा लेक्चर देखिए, टेक्निक ऑफ इरिगेशन का लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एज पर IAS 133/11 पार्ट 1 इन द अल्ट्रासोनिक टेस्ट ऑफ फॉर हार्डन्ड कंक्रीट गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज इंडिकेटेड इफ द पल्स रेट वेलोसिटी। देखिए एक होता है आपका ऐसा टेस्ट किया जाता है जिसमें जो कंक्रीट का सैंपल होता है उसे तोड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। एक होता है आपका बिना जो है सैंपल को तोड़े हुए, मतलब बिना सैंपल को नष्ट किए हुए उस पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो दो टाइप के टेस्ट होते हैं। तो जो आपका ये है आपका क्या पल्स अल्ट्रासोनिक टेस्ट, इसमें सैंपल को आपको तोड़ा नहीं जाता, डायरेक्ट इससे टेस्ट कर लिया जाता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अगर अच्छा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो जो पल्स वेलोसिटी होनी चाहिए 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से कितना होना चाहिए, 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट स्टेटमेंट pertaining to Blick's creep theory used in the design of impervious floor of structure found on the pervious wall। देखिए फिर से इरिगेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये हमने ब्लिक्स थ्योरी अभी जो है आपको पढ़ाया है आज ही के लेक्चर में। आप देखिए उसमें ब्लिक्स थ्योरी, क्रीप थ्योरी को बताया, उसमें ब्लिक्स थ्योरी, लेंस थ्योरी और कौन सी है, ब्लिक्स लेंस और खोसला थ्योरी, तीनों के बारे में बताया। तो ब्लिक्स ने क्या कहा था, ब्लिक्स साहब ने कहा कि जो आपका क्रीप जो हेड लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रीप लेंथ के। ठीक है, तो हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ, पहला ऑप्शन आपका सही है। ये लाइन भी हमने सेम लाइन बोली है उसमें। ठीक, तो आप पढ़ लीजिए लेक्चर को। फिर क्या है, ए मेथड इन व्हिच प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज मेजर्ड एंड देन मल्टीप्लाइड द करंट प्लिंथ एरिया रेट। तो सीधा बता रहा है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, ये आपका अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा एस्टीमेट फ्रॉम द प्लिंथ एरिया बेसिस, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में ही सीधा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लिंथ एरिया एस्टीमेट अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक जंप की। ये भी हम आपको पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं जब आपका क्वेश्चन करा रहे थे प्रीवियस ईयर। तो हाइड्रोलिक जंप की बात किया कि फ्राउड नंबर कितने से कितने के बीच में हुआ, अगर 1 से कम है आपका फ्राउड नंबर तो जंप, हाइड्रोलिक जंप पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप आपका पॉसिबल ही नहीं है। 1 से 1.7 के बीच में तो कौन सा हो जाएगा आपका, 1 से 1.7 के बीच में तो कौन सा एंडुलर जंप होता है आपका, एंडुलर जंप। ठीक है, अगर आपका 1.7 से 2.5 के बीच में है तो आपका वीक जंप होता है, वीक जंप। ठीक है, अगर 2.5 से 4.5 का है तो ऑस्किलेटिंग, ऑस्किलेटिंग जंप कहलाता है। ठीक है, अगर आपका 4.5 से 9 के बीच में है तो क्या कहलाएगा, स्टेडी जंप। अगर आपका 9 से ज्यादा है तो क्या, स्ट्रॉन्ग जंप। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लीजिए। तो इसमें कौन सा पूछा, 4.5 से 9 तो कौन सा हो जाएगा, स्टेडी जंप, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक,
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि which of the following is a non automatic रेन गेज। हमने बताया था रिकॉर्डिंग रेन गेज को ऑटोमेटिक रेन गेज भी कहते हैं, तो इसमें से कौन सा जो नॉन ऑटोमेटिक है, तो कौन सा साइमन रेन गेज, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन इसी सेट का इरिगेशन का। ठीक, तो देखिए कितना इरिगेशन पूछा जा रहा है, पहला आंसर आपका सही हो गया है। अब बात करते हैं which method of surveying distance and elevation involves measuring the vertical angle to the graduation on staff using the principle of trigonometry। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने एक क्वेश्चन कराया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसमें यूज करते हैं, टैकोमीटर में, टैकोमीटर में आप यूज करते हैं, तो टैकोमेट्री सर्वे हो जाएगा आपका, टैकोमेट्री सर्वे। तो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, टैकोमेट्री सर्वे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 फीट लंबी चेन है, उसे कौन सा चैन कहते हैं। देखिए जो आपका रेवेन्यू चैन होता है, राजस्व जरीब, रेवेन्यू चैन जो आपका राजस्व जरीब होता है वो कैसी होती है, 33 फीट की होती है। ठीक है, आपकी जो गंटर चेन होती है, गंटर चेन कितने की होती है, 66 फीट की होती है। अगर हम वही बात करें इंजीनियरिंग चैन की, इंजीनियरिंग चैन की, तो कितने की होती है आपकी, ये 100 फीट की होती है। ठीक, 1 मीटर जरीब होती है जो 20 मीटर और 30 मीटर में आती है। ठीक है, ये आपके चैन के टाइप हो गए। सर्वेइंग आपका पढ़ाया जा रहा है, उसमें पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सिटी हैज अ पॉपुलेशन। एक सिटी है आपका, एक शहर दिया है, उसके पॉपुलेशन की बात की गई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, पॉपुलेशन आपका दिया है 10,000, 10,000 की जनसंख्या है शहर में। और क्या क्या है, विथ अ एरिया ऑफ रैपिड फिल्टर, एक रैपिड फिल्टर यूज किया गया है जिसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एवरेज फिल्ट्रेशन रेट, आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना दिया है, 4000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या पूछा, रेट ऑफ डिमांड, रेट ऑफ डिमांड पूछा है आपसे। बड़ा सिंपल है, यूनिट सॉल्व कर लीजिए आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पहले रेट की बात कर लें। ठीक है, कितना है, 4000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, तो लीटर पर आवर में इसका डिस्चार्ज ज्ञात कर लें। ठीक है, फ्लो रेट जिसको कहते हैं आप, तो कितना हो जाएगा, 4000 गुणे 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लीटर पर आवर में। ऑप्शन में देखिए पूछा कितना, लीटर पर डे में। ठीक है, लीटर पर डे में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। ठीक है, 24 से अगर हम बात कर दें, जो है 24 से गुणा कर दें, यहां पे डे कर दें और ऊपर किससे कर दें, 24 से गुणा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर अब क्या करना है आपको, फ्लो रेट ऑफ डिमांड आपका क्या निकल के चलाएगा, रेट ऑफ डिमांड मतलब पर पर्सन निकालना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। अब एक पर्सन के लिए कितना हो जाएगा, 4000 गुणे 20, 24 बटे 10,000। ठीक, कर दीजिए 8 गुणे 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम रेट ऑफ डिमांड कितना है, 192 लीटर पर डे पर कैपिटा। ठीक है, ठीक है, ये चीज निकल के आया। अब आपको याद कैसा करना है, आपको मैक्सिमम घटाना है, तो रेट ऑफ डिमांड क्या होगा, रेट ऑफ डिमांड आपका क्या निकल के आएगा, आप क्या करिए, ये 192 में 1.5 जो आपका फैक्टर होता है उसे भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, 128 लीटर पर डे पर कैपिटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द एरर दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में आपकी कौन सी एरर आप जो है नहीं एलिमिनेट कर सकते, तो जो आपकी रैंडम एरर होती है, रैंडम जो अचानक हो सकती है। ठीक है, रैंडम, इसको भाई आप कैसे एलिमिनेट करेंगे बताइए, अचानक कोई भी एरर कभी भी हो सकती है रैंडमली, तो उसे आप कैसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप नहीं एलिमिनेट कर सकते, पर्सनल एलिमिनेट करते हैं, खुद को सुधार कर आप जो है कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सही करके इंस्ट्रूमेंटल एरर आप सही कर सकते हैं। एरर ड्यू टू नेचुरल कॉसेज, नेचुरल कॉसेज का मतलब आप जो है अगर वर्षा हो रही है तो उस समय सर्वेक्षण ना करें तो वहां पे भी आपकी एरर एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो हो रही है रैंडम एरर, ये आप कभी नहीं एलिमिनेट कर सकते। ठीक, अगला बात है इन एस्टिमेशन द वैल्यूएशन एंड एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन द चार्जेस दैट आर
levied at the time of transfer or reissue of the stock in additional to the book value and storage charges are termed as, ठीक है। तो ये जो आपका इशू वाला जो चार्ज होता है आपका क्या कहलाता है, एडिशनल में जो यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, इशू रेट। इशू रेट मतलब जारी करने की दर, ठीक है, यही कहलाती है आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुपरविजन चार्ज कितना लेते हैं, टोटल कॉस्ट का 15% आप सुपरविजन चार्ज लेते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पेंट में एक्सटेंडर्ड क्यों मिलाया जाता है। एक्सटेंडर्ड मतलब आयतन बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है एक्सटेंडर्ड, ठीक है। तो क्या होता है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आयतन बढ़ाने के लिए जो मिलाया जाता है उसे एक्सटेंडर कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी एट द स्टेटेड टाइम इज नोन एज, किसी भी समय पर प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू है प्रॉपर्टी को निकालना क्या कहलाता है आपका, वैल्यूएशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूएशन। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, जो आपकी संरचना है उसकी लाभकारी आयु खत्म होने के बाद उसकी खड़ी हुई अवस्था में उसका वैल्यू याद करना सैल्वेज वैल्यू कहलाता है। बुक वैल्यू क्या होता है, डिप्रिसिएशन घटाने के बाद, और जिसका जो है जिस वैल्यू का यूज हम आप टैक्स वैक्स निर्धारित करने में करते हैं वही चीज होता है बुक वैल्यू। रेंटेबल वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसको आप रेंट के लिए जो है वो मतलब आपका क्या हो, रेंट के लिए आपकी अवेलेबल हो, मतलब कह सकते हैं कि सुविधाजनक हो। ठीक है, तो आपकी क्या कहलाएगी वो, रेंटेबल वैल्यू। आपसे हमने पूछा था क्वेश्चन, आपने बताया नहीं। ठीक है, क्वेश्चन से बता दिया करिए। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, what is the maximum spacing that is allowed for vertical stirrups in simply supported beam? हमने आपको बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम में 0.75D और 300 mm होता है। ठीक है, वर्टिकल स्टीरअप्स की स्पेसिंग, तो इसमें 0.75D दिया नहीं है तो 300 mm हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में सर्वे से है कि मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन फाउंड इतना, डिक्लिनेशन इतना, तो ट्रू बेयरिंग याद करना है। ठीक है, इसमें आप क्या फॉर्मूला तो नहीं याद करके रखे हैं, कुछ मत याद करिए, इसमें आप डायरेक्ट जो है निकाला करिए। क्या होता है, मैग्नेटिक बेयरिंग आपकी मान लीजिए ये आपकी कोई लाइन है, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी ट्रू मेरिडियन है आपका। ठीक है, ट्रू मेरिडियन है, और आपकी बात क्या है मैग्नेटिक, और कितना डिक्लिनेशन कितना दिया है, 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट में, 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट में। ठीक है, ये आपकी क्या है, 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट में आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है कि आप चुंबक को जो है सीधा आप क्या करिए, चुंबक को लटका दीजिए, तो जिस दिशा को इंडिकेट करता है वो नॉर्थ और साउथ होती है। अब बात कर रहा है ये कि आपकी ट्रू मेरिडियन से 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट की तरफ आपका मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, झुका हुआ है, मतलब डिक्लिनेशन हुआ है 3 डिग्री 45 मिनट का। और आपकी जो मैग्नेटिक बेयरिंग बताई है इन्होंने बताई है 35 डिग्री 45 मिनट। तो आप यहां से माप लीजिए ना, मैग्नेटिक मेरिडियन बताया ना, तो मैग्नेटिक बेयरिंग से आप मापिए किसी लाइन की, मान लीजिए लाइन ए बी हो गई, इसकी बेयरिंग कितना है 35 डिग्री कितना 45 मिनट। ठीक है, अब आपको समझ में आया। आपकी जो मैग्नेटिक बेयरिंग थी वो मैग्नेटिक मेरिडियन से ही तो नापी जाएगी, तो कितना नापी गई 35 डिग्री 45 मिनट। तो आपकी ट्रू बेयरिंग क्या हो जाएगी, ट्रू मेरिडियन से नाप लीजिए, तो मतलब इन दोनों एंगल को तो जोड़ना तो पड़ेगा। तो 35 डिग्री 45 मिनट प्लस 3 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा 0, 90 मिनट यानी 30 मिनट, 1 डिग्री इधर चलाएगा, 35 1 36, तो 5 3 8 1 9 और 3 39 डिग्री 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप ऑफ पोरोसिटी, पोरोसिटी का पूछा है, तो पोरोसिटी आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, फोर्थ ऑप्शन देखिए, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि जलोढ़ बाढ़ में मैदानों में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी जलोढ़ द्वीपों के चारों ओर से 2 या 2 से अधिक चैनलों में बहती है। ठीक है, तो इस नदी को आप क्या कहते हैं, ब्रेडेड रिवर, ब्रेडेड रिवर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि और जो टिडल रिवर, फ्लैसी रिवर और वर्जिन रिवर, इन तीनों रिवर का आप क्या बताएंगे,
डेफिनेशन आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं बताएंगे तो कल हम आपको आंसर देंगे, लेकिन आप जो है बताइएगा जरूर, ठीक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन सर्वेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है, इनडायरेक्ट नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके अन्य 3 दिए हुए हैं, जैसे आपका क्या हो गया, पेडोमीटर, स्पीडोमीटर, पेसोमीटर, ये आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। और आपका जो मीट्रिक चेन है, मीट्रिक चेन जो आपकी दी है, ये डायरेक्ट मेजर करती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है, पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन इनडायरेक्ट की जगह पे क्या डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मोर्टार के मामले में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा जो कथन है आपका मोर्टार के लिए एकदम सही है, इसको आप पढ़िए और अच्छे से समझिएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा क्या कहा है, दूसरा इसमें सही हो जाएगा। दूसरा कहा है कि सीमेंट में 25% से कम मात्रा को, सीमेंट की 25% से कम मात्रा को जलायोजित चूने से प्रतिस्थापित करने पर संपीड़न सामर्थ्य में वृद्धि होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, अधिक आप चूना जो मिला देंगे तो सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ जाएगी, है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका दूसरा गलत है और अन्य 3 जो है सही है, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, स्टील बिल्ट अप कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स इतना किलो न्यूटन, द लेसिंग सिस्टम हैज टू बी डिजाइन फॉर रेजिस्टिंग द ट्रांसवर्स शियर। तो हमने आपको बताया था जो ट्रांसवर्स शियर होता है, ट्रांसवर्स शियर क्या किया जाता है आपका 2.5% ऑफ एक्सियल लोड का, ठीक है, एक्सियल लोड का लिया जाता है। तो 2.5 इंटू कितना, 1000/100 यानी 25 किलो न्यूटन। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि, जब हम कृषि भूमि में जल भराव यानी वाटर लॉगिंग को कैसे नियंत्रित करते हैं। वाटर लॉगिंग को हमने अभी आपको पढ़ाया ना, कैनाल लाइनिंग, तो उसमें बताया कि कैनाल लाइनिंग क्यों करते हैं, वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नालियों की लाइनिंग करके, पहला कैनाल की लाइनिंग कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग आपकी जो है थोड़ा सा नियंत्रित हो जाएगी। अब बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सपोज्ड टू बी बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड इज बर्न्ट सीमेंट, ठीक है। तो आपका जो सीमेंट का सबसे बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है, क्या होता है, C3S, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, C2S, ठीक। यही दोनों आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जो सबसे अच्छा होता है C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तो इसमें जो है ड्राई डेंसिटी दिया है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, जी दिया है आपका 2.65 और गामा डब्ल्यू दिया है 9,810। तो आपसे पूछा क्या है, वाटर कंटेंट ज्ञात करना है। तो ओमेगा बराबर SC/G होता है, एस आपका 1 हो गया सेचुरेशन के लिए, तो E/G, ई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गामा डी बराबर होता है G गामा W अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। तो गामा डी कितना है 18,000, G 2.65 इंटू 9,810 करेंगे, 1 प्लस E करेंगे, तो E बराबर 0.44 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखिए ओमेगा बराबर 0.44 अपॉन 2.65, तो क्या आ जाएगा 0.1675 करके आएगा, तो लगभग 17% आपका आएगा। तो कौन सा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायमेंशनलेस पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से डायमेंशनलेस, तो काइनेटिक विस्कोसिटी की आपके क्या बताए थे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमने बताया था। स्पेसिफिक वेट का क्या होता है, स्पेसिफिक वेट मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम यानी न्यूटन पर मीटर क्यूब कह सकते हैं आप, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और चेजी कोएफिशिएंट √2G/F करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, जी का क्या होता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड अंडर रूट में, ठीक। तो ये चीज होता है यूनिट चेजी का। तो बचा क्या, रिनॉल्ड नंबर, रिनॉल्ड्स नंबर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the what will be the rough cost estimate for a first class building having plinth area? इसमें plinth area estimate से क्वेश्चन पूछा है कि plinth area दिया है और आपका रेट ऑफ plinth area दिया है, मतलब plinth इतने पर यूनिट plinth area का कितना रेट है। तो आपको डायरेक्टली करना क्या है, 100 मीटर स्क्वायर आपका plinth area दिया है, रेट आपका 600 पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आएगा आपका
इतना आ जाएगा रुपए। अब इसमें 20% एडिशनल ऐड करना है तो 1.2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 72, 7,20,000 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 600 12 72 7.2 ये आएगा 72,000 आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक जो है स्टील रॉड दी हुई है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, उस पर टेंसाइल फोर्स लगा है। ठीक है, एक स्टील की रॉड दी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। मान लीजिए आपकी स्टील रॉड ये हो गई। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया है कितना? 20 mm इंटू 20 mm। ठीक है, इस पर एक जो है एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगाया है 40 किलो न्यूटन का, 40 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो क्या पूछा है इसमें? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी दी है 200 GPa। ठीक है, गीगा पास्कल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 200 गुणे 10⁻³ MPa। ठीक है, इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि कितना इलॉन्गेशन हो रहा है। तो डेल्टा L बराबर आपने पढ़ा हुआ है FL/AE। ठीक है, तो डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा? F आपका 40,000 न्यूटन हो गया, L जो है इसमें क्या दिया है? 1 मीटर दिया है। ठीक है, तो 1000 mm हो गया। ठीक है, A आपका क्या हो गया? 20 गुणे 20 और E क्या हुआ है? 200 गुणे 10⁻³ इसको कैलकुलेट करिए जरा, कितना हो गया? 40,000 गुणे 1000 अपॉन 20 गुणे 20 गुणे 200 1000 0.5 mm। कौन सा ऑप्शन सही है? शायद पहला ऑप्शन आपका सही है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। हाँ, पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से पट्टे का वह प्रकार है जिसमें किसी संपत्ति के लिए पट्टे की अवधि व्यक्ति की मृत्यु तक मतलब आजीवन आपको दे दिया गया। तो कौन सा पट्टा हो जाएगा? लाइफ टाइम। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अपना फ्री होल्ड। इसमें क्या होता है? फ्री होल्ड अभी हम आपको पता है, जिसकी प्रॉपर्टी उसी का अधिकार फ्री होल्ड हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप ऑफ सीमेंट यूज इन लाइनिंग ऑफ डीप बेल। डीप बेल के लाइनिंग में कौन सी सीमेंट यूज होती है? तो डीप बेल की लाइन में आपकी पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट यूज होता है। ठीक है, एक है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ये आपका मास कंक्रीट जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो आपका, इसका यूज हम जो है जहां पे ओपीसी का करते हैं वहां पे भी कर सकते हैं और प्लस आपका मास कंक्रीटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, मास कंक्रीटिंग में। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। जो आपका ऑयल की लाइनिंग के लिए अगर आपको यूज करना है तो कौन सी कंक्रीट का यूज करेंगे आप? पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। अगर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट की बात करें तो मास कंक्रीट में और प्लस जहां पे आप ओपीसी का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं वहां पे ऑयल वेल सीमेंट का यूज क्या किस लिए करता है? जो आपकी ऑयल केसिंग पाइप्स होती हैं, ऑयल वेल सीमेंट का ऑयल केसिंग पाइप्स में करते हैं। ठीक है, और आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट का, हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज कहां पे करते हैं? जहां पे आपका केमिकल अटैक होने की संभावना हो, केमिकल अटैक जहां पे हो, मतलब फैक्ट्रीज के फ्लोर्स में, फैक्ट्री जो आपकी है उसके फर्शों पे करते हैं आप किसका? हाई एल्यूमिना सीमेंट का। अगला क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ सिस्मिक मेथड ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो सिस्मिक मेथड ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा जो है सही है मेथड? तो आपका पहला ऑप्शन देखिए वही सही है। पहला ऑप्शन क्या है आपका कि इफ द सरफेस लेयर इज फोर्जन देन द मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। जब आपका सरफेस लेयर फोर्जन में हो तो आपका ये मेथड नहीं यूज किया जा सकता। यही ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है टफनेस इंडेक्स का रेशियो पूछा है। तो जो आपका टफनेस इंडेक्स होता है वो किसका किसका रेशियो होता है? IP/IF, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स की का रेशियो क्या कहलाता है? टफनेस इंडेक्स। इसकी वैल्यू कितने के कितने बीच में होती है? 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए टफनेस इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज डिजायरेबल फॉर अ गुड सर्वेयर टेलीस्कोप। तो जो सर्वेयर टेलीस्कोप होता है इसमें जो क्वालिटी की बात की तो एक्रोमैटिज्म, ठीक है, यही कहा है ना, ये आपकी क्वालिटी होती है। और जो क्रोमैटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, वेरी हाई मैग्निफिकेशन, ये तीनों दिया आपका क्या कहलाता है? ये दोष होते हैं आपके टेलीस्कोपिक लेंस के। दोष क्या होते हैं? क्रोमैटिक एब्रेशन में क्या होता है कि अलग अलग प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। तो आपका लेंस है, मान लीजिए लाल वाला यहाँ जाके काटा
हरा वाला यहीं काट दिया, एक कोई और जाके काटा, तो अलग प्रकाश अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो एक आपका क्रोमेटिक एब्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्फेरिकल एब्रेशन। इसमें थोड़ा सा जो है आपकी जो इमेज होती है थोड़ा सर्कुलर टाइप की प्राप्त होती है, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी हाई मैग्निफिकेशन, काफी ज्यादा मैग्नीफाई कर देंगे तो उसमें आपको इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, तो ये चीज होता है। क्रोमैटिक में क्या होता है कि ऐसा लेंस जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन का मान 0 हो जाता है और स्फेरिकल एब्रेशन को भी थोड़ा सा कम कर देता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भवन निर्माण के उप नियमों के अनुसार उस निर्माण को क्या कहा जाता है जिसकी किसी भी एक दीवार से बाहरी हिस्सा गली के सीमा से जुड़ा होता है। दीवार का कोई भी बाहरी हिस्सा जो गली की सीमा से जुड़ा होता है उसे एबट कहते हैं। क्या कहलाते हैं? एबट। ये आपका किसमें? बिल्डिंग लॉज में है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं लीन कंक्रीट बेस्ड इज द एग्जांपल ऑफ, जो आपकी रिजिड पेमेंट्स होते हैं वही कंक्रीट से बनाए जाते हैं, तो चाहे वो लीन कंक्रीट से बनाया जाए चाहे रिजिड कंक्रीट से, कहा जाएगा आपका क्या? रिजिड पेमेंट ही। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फैक्टर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये आपका आरसीसी का क्वेश्चन है, कॉलम का। फैक्टर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी आपका क्या होता है? स्ट्रेंथ आपका 0.6 0.4 FCK और ग्रॉस एरिया प्लस 0.67 FY इंटू AG। ए मतलब AST की बात हो गई यहाँ पे, एरिया ऑफ स्टील। और मिनिमम एरिया स्टील आप जो है क्वेश्चन में दिया है कि साइज विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना लेते हैं? 0.8%। मैक्सिमम कितना लेते हैं? 0.6%। तो 0.8% निकाल लीजिए किसका, ठीक है। तो AST आपका क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू 350 इंटू 650 अपॉन 100, ठीक है। तो आपकी एरिया ऑफ स्टील 0.8 इंटू 35 इंटू 65 हो गया। रख दीजिए आप इसमें 0.4 इंटू कितना M20 यूज किया गया FCK, AG 350 इंटू 650, ठीक है। प्लस क्या कर दीजिए आप? यही कर दीजिए 0.67 इंटू FY 415 इंटू 0.8 इंटू 35 इंटू 65, क्या हो जाएगा आपका? ये आएगा आपका 23-26 हजार न्यूटन। तो इसको आप करेंगे तो 23-26 किलो न्यूटन आएगा, ठीक। ये आपका कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक। आप हमारे सेशन को ऐसे देखते रहिए, ठीक है भैया। धन्यवाद।